Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 फरवरी 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, फिर लास्ट में वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए वन वर्ड क्वेश्चंस को लगा रखा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आप लोगों को कल की आंसर कीज बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर सा नजर आ रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, आगे का जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था कि देखो अर्थ के सरफेस से लगभग 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर दूरी का जो ऑर्बिट होता है वो कौन सा ऑर्बिट कहलाता है, वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर चलें और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उस सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कल मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत ने सेपा एग्रीमेंट साइन किया है अभी रिसेंटली यूएई के साथ, लेकिन यहाँ पर यही एग्रीमेंट की और भी दो कंट्रीज़ के साथ साइन किया गया है। वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक है साउथ कोरिया और दूसरा आपको जापान देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आज के टाइम पर एशिया के अंदर आपको 5 प्रकार के राइनो देखने को मिलेंगे, 5 प्रजातियाँ मिलेंगी राइनो की। वो 5 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, एक है व्हाइट राइनो, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, चौथा जवन राइनो और पांचवा सुमत्रन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, राइट या रॉन्ग में आंसर देना था। क्या इंडिया 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट है, क्या इंडिया ने इसको साइन कर रखा है, तो इसका आंसर है रॉन्ग, नहीं, हम लोगों ने इसको साइन नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 14 किस इसको लेकर डील करता है, तो वो राइट टू इक्वालिटी को लेकर। फिर आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस करके। आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ से। तो आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कहोगे सिंपल सा आर्टिकल, लेकिन अगर हम बात करें बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। और जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो जीएस पेपर 3 के अंदर डायरेक्टली फॉरेस्ट रिसोर्स करके हमारा एक टॉपिक मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेस्ट का पूरा टॉपिक आज कवर करवा दूंगा। ठीक है, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पहले हम समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई किया है फॉरेस्ट लैंड को, मतलब आप कह सकते हो साउथ दिल्ली के अंदर 2 गांव हैं, वहां पर कुछ जंगल वाला एरिया है। अब उन जंगल वाले एरिया को नोटिफाई कर दिया है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, तो उनको रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के बारे में चर्चा की गई है। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए हमने कौन सा एक्ट इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का सेक्शन 20 का इस्तेमाल किया है। इस सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी एरिया को खासकर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया कौन सा होना चाहिए आगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम लोग अब डिस्कस करेंगे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये बेसिकली 3 प्रकार के आपको देखने को मिलता है, एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा आपको देखने को मिलता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट यहाँ पर मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होता है, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर बेसिकली आना जाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट को बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार के पास पावर है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड या कोई भी वेस्ट लैंड जो कि सरकार की प्रॉपर्टी है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए।
ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट मैंने आपको बताया ना, लोकल पीपल है उनके ऊपर भी रोक टोक काफ़ी हद तक रहती है। हालांकि कोई स्पेशल काम है तो अलग बात है, तब यहाँ पर काफ़ी परमिशन वगैरह चाहिए, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है, अदरवाइज यहाँ पर लोकल पीपल को भी अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट की बात हुई। अगला बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। तो अगेन जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसके जितनी भी पावर्स हैं अगेन वो स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट की पावर्स भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेगी, और अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को लेकर भी जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि वो यहाँ पर कोई भी लैंड ध्यान रखना जो कि रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, तो उस लैंड को यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर उस एरिया के ऊपर, उस लैंड के ऊपर सरकारी राइट है, मतलब गवर्नमेंट का हक है प्लस यहाँ पर, तो आराम से उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा इसको लेकर सारी पावर स्टेट के पास होंगी, राज्य सरकार के पास होंगी, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ राज्य सरकार के पास ये भी पावर होंगी कि उस एरिया के अंदर जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, इसके अंदर जो भी पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, नॉन वुडन प्रोडक्ट्स होगा जो कि यहाँ पर पैसा जनरेट कर सकता है, उस सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल जो होगा वो राज्य सरकार का ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए हो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब आप कहोगे अभी तो आपने बोला था 3 प्रकार के होते हैं, बताए 2 ही हैं, तो तीसरा बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स शेयर कर रखे हैं, सभी पिक्चर्स के थ्रू हम अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमने अभी रिजर्व्ड के बारे में बात कर ली है, प्रोटेक्टेड के बारे में बात कर ली है, तीसरा आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ये इस प्रकार के फॉरेस्ट होता है, मान लो कोई वेस्ट लैंड है जो बिल्कुल बेकार है, बंजर सी जमीन है। ठीक है, और ये जो वेस्ट लैंड ये बिलोंग करता है सरकार को या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कम्युनिटी, किसी को भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इस वाले एरिया के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया जाता है। ये ज़मीन पहले से ही बंजर है, ख़राब है, और यहाँ पर कोई भी आराम से इसका यूज़ नहीं कर सकता है। आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये वाला जो फॉरेस्ट होता है इसको हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली किसी को भी बिलोंग कर सकता है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, उन किसी को भी बिलोंग कर सकता है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल रिजर्व और प्रोटेक्टेड को लेकर क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो ये आपको एक मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मैप को ड्रॉ किया गया हाथ से, यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये ग्रीन वाले एरियाज़ हैं, कौन से वाले, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ग्रीन वाले एरियाज़ जिसको मैंने ग्रीन से कलर कर दिया, ये आपको ग्रीन वाले जो एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं ये हमारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये येलो वाले एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये येलो वाले एरियाज़ यहाँ पर है, थोड़ा सा राजस्थान वगैरह, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सारे एरियाज़ ये हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। तो ग्रीन वाले जो एरिया हैं वो कौन से हैं, वो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और ये जो येलो वाले हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। अब अनक्लास फॉरेस्ट कौन कौन से, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इधर गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में, तो यहाँ पर एक और मैंने पिक्चर शेयर कर दिया, इसको भी जाकर गो थ्रू कर सकते हो। ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर मिल ही जाता है कि रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कमर्शियली वैल्यूएबल चीज़ों को, टिम्बर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो भी नॉन कमर्शियल वुड वगैरह जो भी होगा वो सब मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मतलब कि इधर हम लोग नॉन कमर्शियल, मतलब जिसको हम लोग बेचकर पैसा नहीं कमा सकते, नॉन कमर्शियल वुड को प्रोड्यूस किया जाता है। इधर हम लोग कमर्शियली वैल्यूएबल वुड को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है जो ये फॉरेस्ट हैं इनको हम लोगों ने कैसे कैटेगराइज कर रखा है। हमने रेनफॉल के बेसिस पर ना अलग अलग फॉरेस्ट को अलग अलग नाम दे रखा है, और इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर वो देखने को मिलते हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं। आपने काफ़ी बार टर्म सुना होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन से होते हैं, प्लस उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्वाम्प फॉरेस्ट, तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यह बेसिकली ये जो फॉरेस्ट के नाम दिए गए हैं ये रेनफॉल के बेसिस पर दिए गए हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा या कम है उसके हिसाब से नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम से पता चल रहा है चारों तरफ हरियाली है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो ये फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में। अगर आप लोग मैप ड्रॉ करोगे इधर, ठीक है, ये आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो इस वाले घाट पे इसकी इधर की साइड पर आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है। एनुअल रेनफॉल के बारे में बात करें 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर रेनफॉल रहती है। जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया जो झाड़ियाँ हैं प्लस यहाँ पर जो पेड़ों की लताएं वगैरह है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई यानी कि जो लंबाई अगर टॉलनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। इन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होती हैं उनकी हाइट लगभग 60 मीटर तक भी होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, और 60 मीटर से भी ऊंची हाइट होती है, मतलब ट्रीज़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में ध्यान रखना। प्लस यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब इसका पतझड़ आता हो, जब यहाँ पर जो इसके ट्रीज़ है बेसिकली वो अपने पेड़ जो पत्तियाँ हैं उसको नीचे गिराता हो, तो ऐसा टाइम यहाँ पर कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया रखना है, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद आता है एक सेमी एवरग्रीन, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा हरा होता है। अब क्या है कि देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो रही है, लेकिन सेमी एवरग्रीन में थोड़ा सा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम हो जाती है, तो आप इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल रिसीव होती है, उसको हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन से एरिया में देखने को मिलता है, तो इंडिया में बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, अंडमान निकोबार, असम, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो रबर, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, कोकोनट और बैम्बू, किनकोना और कैंडिस, ये अलग अलग प्रकार के ये जो ट्रीज़ हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में समझ लिया, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सब कुछ डिस्कस किया। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये यहाँ पर कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं पूरे मतलब भारत के अंदर, ठीक है। इनको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इनके ऊपर जो बारिश आती है वो लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास आती है, ठीक है। ध्यान रखना 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल ये रिसीव करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आपने एवरग्रीन के बारे में पढ़ा। डेसिडियस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डेसिडियस फॉरेस्ट वो है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर, वही आप कह सकते हो लगभग आप कह सकते हो 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल ये रिसीव करता है, ठीक है। ये जो ट्रीज़ होता है ना यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर जो भी पेड़ होते हैं ये अपना समर के टाइम पर, स्प्रिंग के टाइम पर जो है ये अपने पत्ते झाड़ते हैं, तो पतझड़ आता है इनका स्प्रिंग के टाइम पर, ठीक है। अब ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब से असम तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरला, सभी जगह पर आपको ये डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आप देख पाओगे ज़्यादातर वेस्टर्न घाट की साइड पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है वो सैंडलवुड यानी कि जो चंदन की लकड़ी है वो भी पाई जाती है। रोजवुड हो गया, कुसुम, पालस, आंवला, पड़ुक, बैम्बू, तो ये सारे पेड़ पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में चीज़ें क्लियर कर लिए होंगे। नाउ उसके बाद अगला फॉरेस्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से पता चल रहा है माउंटेन, माउंटेन मतलब माउंटेन का बात की गई है। जो माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है पहाड़ हैं, एक ऊंचाई स्तर पर वो एरिया है, टेम्परेचर वहाँ पर कम होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब क्या है, जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरा होता है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि आपको ऊपर भी माउंटेन देखने को मिलते हैं नदर्न साइड में भी, और नीचे सदर्न साइड में भी आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो वो ही जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर जो जंगल होगा वो हमारा माउंटेन फॉरेस्ट कहलाता है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है एक ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पर कितनी बारिश होती है, तो 50 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। और बताया गया यहाँ पर अलग अलग घासें वगैरह देखने को मिलती है, घासें और झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये जो जंगल हैं ये वाले जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो लगभग मतलब जो भी पेड़ वगैरह होते हैं उनमें पत्ते बहुत कम ही आते हैं, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो लीफलेस ही रहते हैं, पत्ते वगैरह बहुत कम से उनके ऊपर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट प्रकार का जो फॉरेस्ट होता है वो होता है स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास में, ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ जो डेल्टा एरिया है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला, तो वहाँ पर भी आपको ये स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलता है। स्वैम्प फॉरेस्ट की खास बात क्या है, फिर यहाँ पर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो इनके रूट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू वाले होते हैं, इसी वजह से पानी के अंदर भी ये सांस ले पाते हैं। आपने मैंग्रोव्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो जंगल होते हैं उनके अंदर आपको मैंग्रोव्स प्लांट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर पानी वगैरह रहता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। ये मैंग्रोव से पानी के अंदर भी यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो प्लांट हैं ये ग्रो होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना स्वाम्प फॉरेस्ट है। स्वाम्प फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर जो डेल्टा वाले एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर ये स्वाम्प फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूँ। अभी हमने जितने भी फॉरेस्ट डिस्कस किए हैं सबको मैं मैप पे दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना कि ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है भारत के अंदर। पहले हम लोग थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं ना, जूम कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर काफ़ी है समझने के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले हम बात करें स्वैम्प के बारे में। अभी हमने स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में बात की ना। स्वैम्प फॉरेस्ट कौन सा, जो कि डेल्टा वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सुंदरबन वाला एरिया देखने को मिलेगा, ये स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर स्वैम्प फॉरेस्ट है, यहाँ पर है, और इस वाले एरिया में स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बात की थी माउंटेन फॉरेस्ट की, जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है, माउंटेन्स ज़्यादा हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट की जब हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया जो है, जो डॉट डॉट वाला है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, इधर भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये सारे हमारा माउंटेन फॉरेस्ट कहलाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कौन सा है, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है। ये आपको देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, सॉरी, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये आपको ये वाला देखने को मिलेगा, नीचे वाले साइड में, ऊपर वाले साइड, दोनों जगह पर। ठीक है, कलर में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो आपको इस वाले एरिया में देखने को, थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाले एरिया में। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में। हमने अभी बात की थी ना, वेस्टर्न घाट की साइड आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ आज जाना है, मैप्स के थ्रू भी आपने चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब वो डेटा क्या बोलता है इसको बस खाली डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर फॉरेस्ट कवर को लेकर क्या स्टेटस देखने को मिलता है, तो अभी रिसेंटली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आया है। इसके अकॉर्डिंग बात करें, जो फॉरेस्ट, हमारे जंगल और जो पेड़ है हमारे कंट्री के अंदर, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है ऐसा बताया गया। और पिछले 2 साल में जो एडिशनल कवर है वो लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारे जंगल बढ़े हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। जो मध्य प्रदेश है वो एक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यहाँ पर होल्ड करता है हमारे देश में। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, देन महाराष्ट्र। अगला यहाँ पर पॉइंट क्या बोलता है कि बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट ने बताया कि अभी जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो कौन कौन से राज्य हैं, वो आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और ओडिशा देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है का मतलब है, इस रिपोर्ट ने बताया कि बहुत कम कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, ये एरिया देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारा एक स्टैटिक सा डेटा है, पुराना सा डेटा है, जिसमें बात की गई मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जंगल बहुत कम हुआ है, ये डेटा यहाँ पर करंट डेटा है जो कि यहाँ पर इस वाली रिपोर्ट ने बताया है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की गई है तारापुर मैसेकर ऑफ बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार के अंदर एक जगह है तारापुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। आपने जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा, तो जलियांवाला बाग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ है वो यहाँ पर तारापुर मैसेकर था। तो यहाँ पर तारापुर मैसेकर के बारे में एक एक बार डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिरकार चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस इसलिए मनाने वाले हैं क्योंकि लगभग 34 हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको मार दिया गया था पुलिस के थ्रू तारापुर टाउन में 90 साल पहले, जिसको हम लोगों ने तारापुर मैसेकर के नाम से यहाँ पर जाना था, तारापुर हत्याकांड के नाम से जाना था। तो इन्हीं के याद में आप कह सकते हो 15 फरवरी को हम लोग यहाँ पर एक तरीके से शहीद दिवस मनाएंगे, ऐसा बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया। ठीक है, तो आपको बताता हूँ तारापुर मैसेकर था क्या। तारापुर मैसेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जलियांवाला बाग के बाद। मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग तो अमृतसर में हुआ था 1919 में, ये भी एक हत्याकांड हुआ था जहाँ पर बाग के अंदर काफ़ी गोली चलाई गई थी, आपको पता है। ऐसे यहाँ पर तारापुर के अंदर भी हुआ था। ठीक है, अब ये तारापुर कहाँ पर है, बिहार के अंदर लोकेटेड है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाओगे बिहार कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो यहाँ पर इंडिया का मैप है, ये आपको बिहार देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बिहार के मैप को थोड़ा सा आप लोग और जूम कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैप, आपको कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप देखने को मिलेगा। अब ये जो मैसेकर था ये क्या था, इसको डिस्कस करते हैं। आखिरकार तारापुर में हुआ क्या था। 15 फरवरी 1932 के आसपास की बात है।
एक ग्रुप ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक जवान हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने प्लानिंग करी कि हम लोग भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो लहराएंगे। कहाँ पर? तारापुर के थाना भवन में हम लोग अपने भारत का नेशनल फ्लैग लहराएंगे, इसको लेकर प्लानिंग की गई। लेकिन जैसे यहाँ पर प्लानिंग की गई, पुलिस वालों को पता चल गया वहाँ पर इस प्लान के बारे में, ठीक है। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर उसी स्पॉट पर प्रेजेंट थे, ठीक है। 4000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग क्राउड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर फेंकने चालू कर दिए पुलिस वालों के ऊपर। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स इंजर्ड भी हुए, यहाँ पर ऑफिसर ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इंजर हुए। अब जब ये सारी चीज़ें देखी तो यहाँ पर पुलिस वालों ने इसके अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्ड किया, पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दिया क्राउड के ऊपर, भीड़ के ऊपर ओपन फायर कर दिया, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था। तो यहाँ पर पुलिस ने ओपन फायरिंग की और 75 राउंड तक यहाँ पर ओपन फायरिंग की गई। 75 राउंड बाद यहाँ पर पाया गया कि लगभग 34 बॉडीज़ हैं जो कि यहाँ पर एट द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ऐसा बताया गया। हालांकि यहाँ पर क्लेम किया जाता है और ज़्यादा होंगी, बट यहाँ पर एग्जैक्टली जो आइडेंटिफाई करी गई वो 30 बॉडीज़ यहाँ पर पता लगा गया 34 बॉडीज़ हैं, जिनमें से यहाँ पर आइडेंटिफाई के बारे में बात करें तो हम लोगों ने 13 लोगों की जिनकी डेथ हुई थी उनको हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था। हालांकि 34 में से 13 लोगों को अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया, ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नंबर वैरी करता है, 34 बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है, 34 ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो तारापुर मैसेकर के बारे में हम लोगों ने समझा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग यहाँ पर जो भीड़ है वो खड़ी हो गई थी, तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ठीक है। ये क्योंकि बात कब की है, ये बात है 15 फरवरी 1932 की, क्योंकि यहाँ पे जो यंग फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने झंडे को लहराएंगे। तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 1932 की जो बात हुई है, ये तो हम डेट जरूर ध्यान रखना, 15 फरवरी 1932, लेकिन यहाँ पर ये जो हत्याकांड हुआ था ये तो इस तारीख को हुआ था, लेकिन उससे पहले की बात है 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनका आपने थंबनेल देखा, इन तीनों को ही लाहौर के अंदर क्या हुआ, एक तरीके से हैंग कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, इस वजह से प्रोटेस्ट हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पर कोलैप्स हो चुका था, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर दिया था 1932 के अंदर, तो महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो चुके थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया था एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब लोगों को जेल में डाल दिया था। प्लस और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम आप देख पा रहे हो, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। फिर एक कॉल आई कांग्रेस लीडर की साइड से, जो हमारे सरदार शरदुल सिंह काविश्वर थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि बिल्कुल जो सरकारी बिल्डिंग है उसके ऊपर हमें ट्राई कलर यानी अपना झंडा तिरंगा लहराना चाहिए। तो तिरंगा लहराने गए, एक प्रोटेस्ट वगैरह हो ही रहा था, तो इसके बाद यहाँ पर ये हत्याकांड हो चुका था, ठीक है। तो मैसेकर क्या है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बिहार के अंदर यह मैसेकर देखने को मिला था, और इस मैसेकर को लेकर अच्छे से समझना है, मतलब वो तो समझ गए हो। एक पिक्चर ये भी है, इस पिक्चर के अंदर भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, इस पिक्चर को भी आप लोग देख सकते हो, उस प्रकार से एक हत्याकांड देखने को मिला था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। छोटा सा आर्टिकल था, छोटे छोटे आर्टिकल भी ढेर सारे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले वाला जो आर्टिकल है वो भी यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से, जो अभी हमने मैसेकर के बारे में पढ़ा। जो दूसरा आर्टिकल है ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में बात करता है, ठीक है। हालांकि डायरेक्टली इंटरनेशनल डे के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 हेल्थ से, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिरकार चर्चा में क्यों है। क्योंकि देखो, हर साल जो सेकंड मंडे होता है फरवरी मंथ का जो सेकंड मंडे होता है, इस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ध्यान रखना। और इस दिन यहाँ पर अब की बार साल 2022 के अंदर ये कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया गया था, तो बहुत आसान ध्यान रखना, 14 फरवरी को। 14 फरवरी को और भी बहुत दिन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान है याद रखना, तो 14 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी 2022 के अंदर, ठीक है। अब जो ये दिन है, इस दिवस को हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखो, इस दिवस को मनाने का मेन मकसद है हम लोग जागरूकता फैला सकें, अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को बता सकें कि जो एपिलेप्सी है वो अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लेकर, एपिलेप्सी को लेकर एक अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक अच्छी केयर की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा रिसर्च के ऊपर। एपिलेप्सी अपने आप एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। अभी मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम बात करें एपिलेप्सी के की पॉइंट्स को लेकर, तो एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, सीजर देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन के अंदर दौरा पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रख सकते हो।
ब्रेन हमारा बंद सा हो जाता है, दौरा सा पड़ जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख पाते हैं। बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल सा हो जाता है, सेंसेशन होता है, प्लस यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमें जागरूकता रहती नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, हम लोग अवेयर नहीं रह पाते हैं, तो ब्रेन एक तरीके से फेल सा मार जाता है इस एपिलेप्सी की कंडीशन में। तो यहाँ पर एपिलेप्सी के बारे में समझ आया। एपिलेप्सी यहाँ पर दुनिया का एक बहुत पुराना रिकग्नाइज्ड कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब कि एपिलेप्सी जो बीमारी आपको 4000 BC के टाइम पर देखने को मिली, तो मतलब बहुत पुरानी, मतलब इतिहास में बहुत पुराना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एपिलेप्सी। साथ साथ बताया गया एक डेटा है हमारे पास जिसमें बताया गया लगभग 50 मिलियन जो पीपल हैं दुनिया भर में, उनको ये एपिलेप्सी है, ठीक है। और इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग 60 लाख के आसपास लोग हैं जो कि एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर एपिलेप्सी हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन ज़्यादातर कॉमन यंग बच्चों के अंदर होता है या फिर ओल्डर एडल्ट्स के अंदर ज़्यादातर ये एपिलेप्सी बन जाती है। एपिलेप्सी के लिए कोई इलाज यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा मेडिकेशन वगैरह देकर या अलग अलग स्ट्रैटेजी से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आगे मैं आपको बताऊँगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आती है एपिलेप्सी को लेकर, जहाँ पर बताया गया कि एपिलेप्सी का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी हम लोगों को बेसिकली इसको लेकर एक सोल्यूशन की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। तो एपिलेप्सी में होता क्या है, मैंने आपको बताया, ब्रेन काम करना बंद करता है, हमारे सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसका एक तरीके से आप कह सकते हो वर्किंग जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, परेशानी एंजाइटी रहेगी, वीकनेस, कमजोरी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है एपिलेप्सी की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एपिलेप्सी के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन फेल मार जाता है, एग्जैक्टली ब्रेन के अंदर दौरा आपको देखने को मिलेगा या ब्रेन रुक सा जाता है, थम सा आता है। तो एपिलेप्सी क्या है, आपने डिसऑर्डर समझ लिया, एक बेसिकली एक डिसऑर्डर है। अब क्वेश्चन ये है कि एपिलेप्सी में होता क्या है, ठीक है। अब आपने ये भी समझ लिया, सीजर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में ये भी आएगा कि आखिरकार कैसे हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से दिमाग थम हो जाता है, दिमाग रुक जाता है, दिमाग में दौरा पड़ जाता है। तो यहाँ पर है, आप गलत गलत दवाइयाँ यूज़ कर लेते हो, ठीक है, या फिर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जो भी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम गुजार लेते हो, ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो गया है, एबनॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो जाता है, या फिर नींद अगर सही से नहीं ली है तो लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी एपिलेप्सी देखने को मिलता है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि एपिलेप्सी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें करनी होती हैं एपिलेप्सी जब यहाँ पर कोई सफ़र कर रहा है, किसी व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को दौरा पड़ चुका है, ठीक है, वो सफ़र कर रहा है तो उसको उल्टा लेटा दो, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लेटा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है कि वॉमिट वगैरह आए, तो यहाँ पर उसको ऐसे लेटाया जा सकता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 5 मिनट तक अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो 5 मिनट अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं तो यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेटली आपको सर्विस मिलेगी, एक मेडिकल सर्विस मिलेगी। और साथ साथ बताया गया इस व्यक्ति के साथ ही साथ रहो, और जब यहाँ पर इसको दौरा पड़ा हुआ है तो इसको कुछ खिलाना नहीं है, ठीक है, आप इसको कुछ खिलाओगे नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बता दिया एपिलेप्सी क्या होती है, यहाँ पर ये आप देख पाओगे, अगेन वही डेफिनेशन है कि कुछ बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है कि आप लोग गलत तरीके से मेडिसिन ले लेते हो, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से भी यहाँ पर ब्रेन जो है यहाँ पर काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, और काम होते रहेंगे सब। तो इसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है, बात की है गोवास लिबरेशन स्ट्रगल के बारे में। तो इस आर्टिकल को अगेन आप लोग जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। हो क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि हाल ही में लिबरेशन ऑफ गोवा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है इलेक्शन के टाइम पर। आपको पता है गोवा के अंदर इलेक्शन है और इसकी वजह से गोवा की आज़ादी को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हुई। तो यहाँ पर गोवा की आज़ादी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, गोवा का इतिहास हम लोग जानेंगे। हुआ क्या था, 1962 में 1962 में गोवा आज़ाद होता है, किससे, पोर्चुगीज़ की से, ठीक है, जो पोर्चुगीज़ है वो रूल करते हैं 1962 तक। तो 1962 में गोवा आज़ाद हो जाता है पोर्चुगीज़ रूल से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था, तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इसके 15 साल बाद गोवा यहाँ पर आज़ाद हो जाता है, ठीक है, और इसको आज़ाद हम ही लोग करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो गोवा है ये एग्जैक्टली कौन सी तारीख को लिबरेट होता है, 19 दिसंबर 1961 में, ठीक है। इसको हम लोग स्टेटहुड डे ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो हमारे इंडियन मिलिट्री एक्शन देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर 2 दिन तक चला था, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने गोवा को छीना था पोर्चुगीज़ से और पोर्चुगीज़ को यहाँ से भगाया था, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। फिलहाल हम लोग पहले मैप देखते हैं गोवा का एग्जैक्टली कहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आपको ये वाला मैप दिखा रहा हूँ मैं, इस मैप में आप देख पाओगे गोवा कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको ये देखने को मिलेगा गोवा,
ठीक है, गोवा के बारे में सारी स्टैटिक बातें अभी हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग गोवा के मैप को थोड़ा सा जूम करें तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। ऊपर गोवा के यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, इधर कर्नाटका है, इधर आपको अरेबियन सी नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर नॉर्थ गोवा है, नीचे साउथ गोवा है। ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है गोवा का। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है, तो गोवा की कैपिटल पणजी आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि गोवा किस प्रकार से आज़ाद हुआ और इंडिया के साथ कैसे जुड़ा, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या क्या टाइम था, कैसे हम लोगों ने गोवा को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया, कैसे हम लोगों ने इंडियन यूनियन में इसको शामिल किया। तो इंडिया और पोर्चुगल दोनों के रिलेशन एक टाइम पर काफ़ी अच्छे हुआ करते थे 1947 में। लेकिन यहाँ पर इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में, रिलेशन हमारे बढ़ रहे थे। 1949 में हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया और पोर्चुगल के जो रिलेशन है वो यहाँ पर घटने लगे, बेकार होने लगे 1950 से। 1950 के बाद रिलेशन बहुत ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि पोर्चुगल यहाँ पर गोवा, दमन दीव और दादर और नागर हवेली को छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, अब इसको ये छोड़ता नहीं तो हमारे पास कैसे आते। ठीक है, तो इसको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर यहाँ पर ही छोड़ता तभी इंडिया के पास आते। तो बाद में हम लोगों ने छुड़वाया भी, ध्यान रखना। तो दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली भी यहाँ पर इंडिया का पार्ट बन चुका था 1961 में। फिलहाल अभी हम लोग गोवा के बारे में बात करें तो मैं आपको गोवा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, पोर्चुगल के अंडर में था ये सब चीज़ें, पोर्चुगीज़ के अंडर में था। ठीक है, पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव करने की भी कोशिश करी। पोर्चुगीज़ चाहते थे इसको हम लोग एक ओवरसीज प्रोविंस बनाएं, प्लस पोर्चुगीज़ यहाँ पर चाहते थे कि जो गोवा है इसको हम लोग नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का यहाँ पर पार्ट बना दें। ये बेसिकली इसका मकसद था। लेकिन यहाँ पर 1955 में, 1955 में यहाँ पर क्या हुआ, पोर्चुगीज़ यानी कि जो पोर्चुगल है और इंडिया है, दोनों रिलेशंस के, दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुए। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और गोवा की आज़ादी के लिए हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो जो पोर्चुगीज़ रूल है ये हमने अपने जो भी मतलब पोर्चुगीज़ रूल आपको गोवा वगैरह में देखने को मिल रहा था, ये हमने ख़त्म करवा दिया था 1961 में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1961 में मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था। पोर्चुगीज़ यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो गोवा छोड़ चुके थे। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च मतलब एक तरफ से हमने गोवा आज़ाद करवाया, गोवा आज़ाद करने के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। ऑपरेशन विजय लॉन्च करने के बाद दमन एंड दीव और गोवा यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब दमन एंड दीव गोवा साथ में ही हमने इसको भी एक तरीके से आज़ाद करवाया, किससे, पोर्चुगीज़ से। ठीक है, तो हमने इसको भी लिया, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा इंडिया के साथ है लगभग 19 दिसंबर 1961 से। इसी वजह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 19 दिसंबर 1961 वाला दिन है ये स्टेट हुड डे ऑफ गोवा भी माना जाता है। ठीक है, तो गोवा को हमने पोर्चुगीज़ से आज़ाद करवाया था, ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पोर्चुगीज़ लंबे समय से यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। एग्जैक्टली 451 साल से पोर्चुगीज़ का एक बहुत बड़ा गवर्नेंस देखने को मिल रहा था गोवा के अंदर, तो वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया था भारत ने 1961 के अंदर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा की ज्योग्राफी को लेकर क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, गोवा कहाँ पे लोकेटेड है, तो गोवा भारत के साउथ वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, वो जो रीजन है बेसिकली वो कोंकण के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो कोंकणी यहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की, और कोंकणी यहाँ पर हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेज है उसका भी एक हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब उस 22 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज कोंकणी भी है। बॉर्डर के बारे में बात करें तो जो गोवा है वो अपने बॉर्डर्स शेयर करता है महाराष्ट्र से नदन साइड से और कर्नाटका से ईस्टर्न साइड से, मैंने आपको बताया। फिर आपको अरेबियन सी भी साइड में वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो गोवा का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर सोनसोगोर कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है गोवा में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो सोनसोगोर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद गोवा के अंदर 7 बड़ी बड़ी मेजर नदियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे जुआरी हो गया, मंडोवी, तेरखोल, चपोरा, उसके बाद गालगीबाग, उसके बाद कंबरजुआ कैनाल, देन तलपोना एंड द साल, यहाँ पर आपको रिवर्स देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर गोवा का ज़्यादातर सॉइल कवर है वो लेटराइट सॉइल से बना है, ये भी ध्यान रखना है। प्लस अगर हम लोग बात करें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं हमारे गोवा के अंदर, वो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। एक है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, उसके बाद महादेव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उसके बाद नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन भगवान महावीर सेंचुरी, देन मोलम नेशनल पार्क। तो आपको ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क ये देखने को मिलता है गोवा के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है, पॉपुलर है, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के बारे में। आपको इतना सिंपल सा आर्टिकल क्यों लेकर आए हो? ठीक है, तो ये आर्टिकल, ये छोटे छोटे आर्टिकल के साथ चर्चा में थे, तो ये तो मैंने डिस्कस किए। अब सिंपल सा आर्टिकल नहीं है, एफआईआर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको पता नहीं होंगी एग्जैक्टली, या बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी। ठीक है, लेकिन हम जिन्हों नहीं पता है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आपको कि चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैंने आर्टिकल भी लगा दिया है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर यहाँ पर कल कवर किया गया एफआईआर के बारे में, व्हाट इज़ एन एफआईआर, और एफआईआर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आपको पता है जो ये एक्सप्लेन पेज है हमारे लिए इंडियन एक्सप्रेस का, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बात करें एफआईआर के बारे में, तो एफआईआर क्या होता है, ये पूरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो कि आप लोग पढ़ रहे हो अभी। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस दर्ज करती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसको प्रिपेयर करती है हमारी पुलिस। ठीक है, और जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि यहाँ पर इसमें माफ़ी नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, इसने ये ऑफेंस किया, मतलब ये बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पर आप कह सकते हो जो पुलिस है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्या हुआ, किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, अब किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो विक्टिम है, उसने जाकर यहाँ पर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो वो जो एफआईआर है वो क्या है, वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस यहाँ पर उसको प्रिपेयर करती है। ये एक रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि पुलिस के पास पहले पहुँचती है, इसी वजह से इसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है, यहाँ पर एक कंप्लेंट है जो कि लॉन्च करवाई जाती है पुलिस के साथ में, एक विक्टिम है जिसने यहाँ पर जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो विक्टिम यहाँ पर एफआईआर लिखवाता है, या फिर उस विक्टिम के बिहाफ में यहाँ पर कोई दूसरा जाकर उस एफआईआर को लिखवाता है। क्लियर हुआ? नाउ जो ये टर्म है ना एफआईआर, ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, मतलब इंडियन पिनल कोड के अंदर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा पुलिस रेगुलेशन और रूल्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 है एग्जैक्टली, वो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुलिस रेगुलेशन और रूल्स इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर कहाँ पे रिकॉर्डेड है, सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तीन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के एफआईआर के। पहली चीज़ क्या है, जो ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, मतलब एक ऐसा ऑफेंस, मतलब किसी ने व्यक्ति ने यहाँ पर ये कोई ऐसा कांड किया है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस पर ही एफआईआर दर्ज होता है, पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये जो एफआईआर है इसको हम लोग लिख कर, मतलब इसको हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो लिख कर या ओरली भी दे सकते हैं, जो हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस उसके बाद मतलब जो पुलिस वाला है वो इसको लिखेगा, लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो साइन वगैरह वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर साइन करने के बाद जो ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा जो हमारा डेली डायरी होती है उसके अंदर लिख दिया जाता है, एफआईआर का जो डेटा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, चलो अब एफआईआर फाइल हो चुकी है, तो एफआईआर फाइल हो गई, उसके बाद क्या करना है। जो पुलिस है वो केस को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, एविडेंसेस को, सबूतों को ढूंढती है इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, तो सबूतों को ढूंढा जाता है, प्लस उसके बाद आगे की कार्रवाई करी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बताया गया, अगर मान लो कोई सफिशिएंट एविडेंस मिल चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सफिशिएंट एविडेंस मिल चुका, अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई थी उसके फिलहाल या उसके खिलाफ हमें सबूत मिल चुके हैं, तो चार्जशीट फाइल करी जाएगी। अगर यहाँ पर सबूत नहीं मिले हैं तो यहाँ पर अगर कोई एविडेंस नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी, और अगर कोई सबूत नहीं है तो हम लोग उस रिपोर्ट को कैंसिल करते हैं, और यहाँ पर कैंसिल करने के लिए ये कैंसिल रिपोर्ट को फाइल किया जाता है, और फिर उसके बाद वो केस कैंसिल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो कोई कोर्ट है, कोई अदालत है, वो यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से, जो पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करा है, इस रिपोर्ट से यहाँ पर अदालत एग्री नहीं करती है, तो उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहाँ पर आगे रेफर कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को, वो यहाँ पर आप देख पाओगे बिना किसी वारंट के। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा ऑफेंस देखने को मिलता है जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे बिना किसी वारंट के। तो बेसिकली यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी ने किया है तो क्या चाहिए, हम लोग को एक वारंट चाहिए होता है। ठीक है, एक पुलिस वाले को वारंट चाहिए होगा, वारंट के बिना यहाँ पर वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता।
प्लस ये भी ध्यान रखना जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो एफआईआर है वो यहाँ पर कहाँ पे रजिस्टर करवाई जाती है, सेक्शन 155 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें जो एफआईआर है वो सेक्शन 154 के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एफआईआर है वो सेक्शन 155 के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर रजिस्टर होती है जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजेबल के अंदर 155 के अंदर रजिस्टर होती है। तो ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद लास्ट में एक डिफरेंस आता है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो सीआरपीसी ने डिफाइन कर रखा है, जो कंप्लेंट है बेसिकली एक इल्ज़ाम लगाया गया है ओरली यहाँ पर या फिर लिखकर हमने मजिस्ट्रेट को दिया है कि भाई इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक काम किया, इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब इसके खिलाफ एक स्टेप्स उठाने चाहिए, एक्शन लिया जाए, तो एक कंप्लेंट है। लेकिन एफआईआर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस प्रिपेयर करती है। यहाँ पर कंप्लेंट के जो भी फैक्ट्स उसको वेरीफाई करती है, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहाँ पर एफआईआर को यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो रजिस्टर किया जाता है। देन एफआईआर के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, क्राइम और एलिज्ड क्राइम सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन्ड होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, कहाँ पर, सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जाना। उसका लास्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा में था। ये आर्टिकल को आप लोग अगेन रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से। बात की गई है आर्मी टैग फॉर न्यू गैको, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक टीम है हर्पेटोलॉजिस्ट की। हर्पेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं अभी मैं बताता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर एक नया प्रजाति ढूंढ लिया है गैको का, बेंट टोड गैको का, ठीक है। यहाँ कहाँ से ढूंढा गया है, मेघालय से, मेघालय की उमरोई मिलिट्री स्टेशन से, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है क्राइटोडैक्टिलस एक्सर्सिटस करके इसका ये साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा, या फिर इंग्लिश में हम इसको इंडियन आर्मी बेंट टोड गैको बोलते हैं। ये मतलब छिपकली का यहाँ पर एक प्रजाति देखने को मिलेगी गैको, जो कि इस प्रकार से ये नज़र आती है। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया हर्पेटोलॉजिस्ट ने यहाँ पर इसको ढूंढा है। तो हर्पेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्टडी के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें गेकोस के बारे में, तो गेकोस क्या होते हैं, एक रेप्टाइल आपको देखने को मिलता है। ये आपको सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, मतलब कि सभी कॉन्टिनेंट्स में, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, सभी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में पाए नहीं जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कलरफुल लिजर्ड्स है जो कि आपको रेन फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स, मतलब आप चाहे बारिश वाला मौसम हो, चाहे वो सूखा वाला हो, कोल्ड माउंटेन स्लेब्स हो, सभी जगह पर ये नज़र आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लंबे समय से जो ये गैकोज है, क्या होता है, एक लंबे समय में जो गैकोज है अपने अंदर काफ़ी सारी फिजिकल फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव करने की शक्ति ये लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं कि यहाँ पर अपनी जान को ये बचा सकें। इनकी जो पूंछ होती है उसके बहुत सारे पर्पस देखने को मिलता है, जैसे कि उनकी पूंछ, इनके जो वेट होता है, इनका वजन होता है, उसको बैलेंस करने में मदद करती है, या कोई ब्रांच चढ़ना है तो उसके ऊपर यहाँ पर उनकी पूंछ का काफ़ी हद तक मदद मिलता है। प्लस उसके बाद अपने आप को डिसअपियर कर सकते हैं ये लोग अपने पूंछ की मदद से। साथ ही साथ यहाँ पर जो गैकोज हैं, अगर मान लो किसी दूसरे प्रेडेटर ने, मतलब कोई जानवर है वो यहाँ पर इस छिपकली को खाने आ रहा है, ठीक है, तो उसने उसकी पूंछ को दबा लिया है, तो क्या होगा, वो अपनी पूंछ को छोड़ भी देती है, जैसा मतलब आम छिपकलियों के साथ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर जो गैकोज है वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो गैकोज यहाँ पर दिन में एक्टिव होते हैं, मतलब कि दिन में कम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर रात में आपको ज़्यादातर एक्टिव ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब खाते क्या क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा ये इंसेक्ट वगैरह, फ्रूट्स, फ्लावर, नेक्टर, ये सारी चीज़ें खाती है। उसके बाद जो ये ज़्यादातर गैकोज होते हैं ये बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे चिरपिंग की, बार्किंग की, क्लिकिंग की, तो ऐसी यहाँ पर आवाज़ें निकलती हैं इनकी गैकोस के थ्रू, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। उसके बाद बताया गया अलग अलग प्रकार के आपको ये गैकोस की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इनके स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई स्पीशी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, कोई स्पीशी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, मतलब बहुत सारी प्रजातियां जो कि काफ़ी खतरे में हैं, इनको बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। तो ये हम लोगों ने गैकोस के बारे में सारी बातें जान ली हैं। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी गोवा और एफआईआर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी यहाँ पर पता यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये था कि मैंने क्वेश्चन तो बना लिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर उनको एक तरीके से जो लाइन छोड़ने की जगह थी, मतलब कि इनको हटाना था, वो मैं हटा नहीं पाया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर फिलहाल मैंने छुपा दिया है, एक दूसरा सोल्यूशन निकल आया है तो छुपा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि अगर हम लोग बात करें तो कौन सा राज्य ऐसा देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम लोग एक दिन, एक तारीख है, उस दिन हम लोग शहीद दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करें, शहीद दिवस को हम लोग मनाने वाले हैं। तो वो कौन सी तारीख है, आप लोग को वो तारीख बतानी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर साल अगर हम बात करें, हर साल फरवरी के सेकंड मंडे को हम लोग इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब की बार साल 2022 में कौन सी तारीख को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया गया है, आपको वो तारीख बतानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडीज़ को करता है, तो अगर कोई व्यक्ति रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्टडी के अंदर स्पेशलिटी हासिल कर लेता है तो उस व्यक्ति को कौन मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, आप लोगों को बताना। भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ 1962 में गोवा जो है आज़ाद हुआ था, किसके रूल के अंडर में से, तो कौन रूल उस समय कर रहा था जिसको हमने हराया था, तो यहाँ पर उसका नाम बताना है। ठीक है, मतलब उनका नाम बताना है। अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन सीआरपीसी इज नोन एज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको जारी करनी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो वो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन की जाती है, कौन से सेक्शन के अंदर हम लोग को पावर मिलती है, उस सेक्शन का नंबर बताना है। अगला क्वेश्चन, जो हाईएस्ट पॉइंट है गोवा का, गोवा के अंदर एक बहुत ज़्यादा ऊंचा स्तर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है, आप लोग को वो नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर सभी को अच्छे सॉल्व कर पाओगे। इन सभी के आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, ये आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, नीचे भी आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। आज हुआ क्या, इनको मैं हटाना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फटाफट एक बार रिवीजन मारते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद अपने वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, इसमें भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं वैसे तो पहला हमने आर्टिकल डिस्कस किया था रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर कि अभी रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है हमने जाना। उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मैप देखे और हमने डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, रेनफॉल के बेसिस पर अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट, इनके बारे में डिस्कशन किया। प्लस लास्ट में हम लोगों ने जाना कि इंडिया के अंदर बात करें तो फॉरेस्ट कवर को लेकर क्या स्टेटस है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है हमारे देश के अंदर। ठीक है, फिर हमने ये मैप देखा था, मैप के अंदर सारे फॉरेस्ट को हमने कवर किया। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने तारापुर मैसेकर ऑफ बिहार के बारे में जाना। हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 34 फ्रीडम फाइटर्स जिनकी जान चली गई थी तारापुर के अंदर 90 साल पहले। एक तारापुर हत्याकांड हुआ था। तारापुर हत्याकांड क्या था मैंने आपको बता दिया, 15 फरवरी 1932 की बात है। ठीक है, जहाँ पर ये पुलिस वालों के थ्रू यहाँ पर गोली चला दी गई थी। प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था ये हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी के बेसिस पर हम लोगों ने थंबनेल भी लगा रखा है। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में जाना। हर साल हम लोग जो फरवरी का सेकंड मंडे है उस दिन इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं, लेकिन इस बार साल 2022 के अंदर हम लोगों ने 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट किया है। एपिलेप्सी क्या होती है, तो एक यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दिमागी रिलेटेड यहाँ पर आपको इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। एपिलेप्सी का जो फुटप्रिंट है वो बहुत पुराना है, बहुत पहले यहाँ पर लगभग ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इतिहास में बहुत पहले ये बीमारी देखने को मिली थी। इंडिया के अंदर बात करें तो 60 लाख लोग हैं जो कि एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करी, एपिलेप्सी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी न्यू गैको को एक आर्मी टैग मिला है, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हाल ही में यहाँ पर कुछ हर्पेटोलॉजिस्ट हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो कि स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने यहाँ पर पता लगाया इस गैको स्पीशी का। गैको रेप्टाइल्स होती हैं जो कि यहाँ पर हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, एंटार्क्टिका को छोड़कर, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो ज़्यादातर गैकोज है वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात में काफ़ी एक्टिव होते हैं। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने गोवा लिबरेशन स्ट्रगल के बारे में डिस्कशन किया। हाल ही में यहाँ पर जो लिबरेशन ऑफ गोवा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका था, इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में था। तो 1962 में गोवा आज़ाद हुआ था, गोवा को लिबरेट करवाया गया था पोर्चुगीज़ के रूल के अंडर से, ध्यान रखना। ठीक है, गोवा लिबरेट हुआ 19 दिसंबर 1961 में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। गोवा का मैप देखा। ठीक है, गोवा कब यहाँ पर एक तरीके से गोवा के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर इंडिया के साथ कब ऐड हुआ ये हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल से। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, गोवा की ज्योग्राफी के क्या क्या फीचर्स हैं, गोवा के बारे में जाना। गोवा की कैपिटल ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। बॉर्डर के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र कर्नाटका, प्लस
प्लस एक तरफ से अरेबियन सी देखने को मिलता है। जो गोवा के अंदर एक हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको संसोगोड देखने को मिलेगा, प्लस गोवा के अंदर काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने एफआईआर के बारे में डिस्कशन किया क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल पब्लिश किया है। तो एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस पर यहाँ पर ये दर्ज किया जाता है। एफआईआर के बारे में आपको सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर मेंशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया एफआईआर कैसे कैसे फाइल किया जाता है। एफआईआर फाइल होने के बाद यहाँ पर पुलिस वाला क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये मैंने आपको बताया। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है, कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने सीखा। देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करें, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिख गए। नाउ इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, आप अपना सपोर्ट दिखा देना। ठीक है, आज मैं बताना भूल गया हूँ, कहना भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना फटाफट वीडियो को लाइक करो और 2000 का टारगेट हमारा अचीव करवा दो। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।